एंड वेलकम टू स्टडी विथ मैम माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर 18 पूरा किया क्लास 7 का, ठीक है। और आज से हम एनसीईआरटी बुक की क्लास 8 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो हमारा अध्याय 1 या चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज चैप्टर 1 शुरू करते हैं क्लास 8 की। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब ये फसल क्या होता है, उसका उत्पादन कैसे होता है और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है, ठीक है। इसी के बारे में आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए फसल व नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है ना। जो हमारी इतनी विशाल जनसंख्या है हमारे देश की, तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है फसल का उत्पादन करना, है ना। और तभी जो ये प्रोसेस है पूरा फसल उत्पादन का, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो फसल का नियमित उत्पादन मतलब रेगुलरली, उचित प्रबंधन मेंटेनेंस और वितरण, है ना। वितरण मतलब लोगों तक उसकी पहुंच, लोगों तक उसको किस तरह से पहुंचाया जाता है, तो ये प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स, हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, तो आप जानते ही हैं कि सजीव जो हैं वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अपनी जो जैविक प्रक्रम हैं जैसे कि पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, इनको पूरा करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। और हम अपना भोजन जो है पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहा गया है कि जो विशाल जनसंख्या है उसको भोजन प्रदान करने के लिए फसल की आवश्यकता होती है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, हमारा 1.1 है कृषि पद्धतियाँ। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि मतलब फसल उत्पादन किस तरीके से होता है। तो मेन बात ये है कि कृषि के माध्यम से ही फसल उत्पादन होता है ना। तो हम यही देखेंगे कि कृषि की पद्धतियाँ क्या क्या हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे, है ना। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास के लिए समूह में घूमा करते थे, है ना। और वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, चावल, गेहूं और अन्य फसलों को उत्पादित किया। इस तरह से कृषि का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक ही फसल, जैसे कि गेहूं की फसल को ही ले लो आप, तो गेहूं की फसल से क्या मतलब होगा कि वो जो खेत है जहाँ पर उगाए जा रहे हैं वहाँ पर सारे पौधे क्या होंगे, गेहूं के ही होंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि फसलें जो हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न के फसलें, दाल है, अनेक प्रकार की जो दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, तो ये सब क्या है, ये सब अनेक प्रकार की फसलें हैं, ठीक है। और जिस मौसम में ये फल उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। और आप जानते हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है ना। और यहाँ ताप, आर्द्रता और जलवायु परिस्थिति एक जगह से दूसरे जगह में अलग अलग हैं। और देश के मतलब अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, है ना। इसके मतलब इतनी विविधता होने के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो फसलों के प्रकार दो प्रकार की होती है फसलें। तो पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। तो चलिए खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। तो वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, भारत में जो जून से सितंबर तक का महीना होता है वो वर्षा ऋतु का मतलब बारिश का सीज़न होता है ना। क्योंकि जो धान वगैरह फसलें हैं उनको वर्षा की या मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जो खरीफ फसल है उसमें मेनली धान की ही खेती अधिक होती है। ओके, तो हम जान लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी खेती होती है। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आप ध्यान रखिएगा। अब सेकंड है रबी फसल। रबी फसल क्या होता है, तो शीत ऋतु में मतलब ठंडी के दिनों में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों और मतलब अलसी जानते हो, तो ये सब क्या है, तो ये रबी फसल के उदाहरण हैं, है ना। और इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, ग्रीष्म मतलब गर्मी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा।
तो 1.2 है आधारिक फसल पद्धतियाँ, आधारिक फसल पद्धतियाँ। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि मतलब समय के अनुसार करने पड़ते हैं, जो कि कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब सामयिक क्रियाकलाप मतलब ऐसे क्रियाकलाप जिसका उपयोग, जैसे कि मान लो कोई माली है, वो किसी सजावटी पौधे को उगाने के लिए करते हैं, है ना, और ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धति कहलाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है देखते हैं। तो पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा है खाद और उर्वरक देना, चौथी है सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो इतने प्रोसेस से गुजर के कोई जो फसल है वो तैयार होती है। ठीक है, तो सॉरी, हमारा 1.3 है मिट्टी तैयार करना। अब उसी को पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है ना। तो फसल को उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे फर्स्ट स्टेप है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी को पलटना, मतलब इसे पोला बनाना, जैसे जिससे कि मिट्टी के बीच बीच में हवा और पानी के लिए जगह बन जाए, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, जिससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, है ना। मिट्टी पोली होगी तो जड़ें भी गहराई तक जाएंगी और मतलब आसानी से मतलब उनमें श्वसन हो सकेगी। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि पोली मिट्टी किस प्रकार से जड़ों को जो है सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, पोली मिट्टी होती है, उसमें रहने वाले केचुए और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो उनके श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक है, और ये मतलब सूक्ष्म जीव जो हैं किसानों के मित्र कहे जाते हैं, जैसे कि केचुआ, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर मतलब पोला बनाते हैं, उनमें ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, तो ये मिट्टी को पोला करना, पलटना, ये क्यों आवश्यक है। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं, है ना। इसके अलावा जो मृत पौधे और जंतु भी हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो मृत जीव हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो पोषक पदार्थ हैं उसको मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमने मृदा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऊपरी लेयर है मिट्टी की, है ना, वो कुछ सेंटीमीटर तक की होती है, और यहीं पर जो है पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए ये सहायक है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और उलटने पलटने पोला करने से जो पोषक पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना, और पौधे इन पोषकों का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मिट्टी का उलटना पलटना और पोला करना फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, और फ्रेंड्स, मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, मतलब खेतों को जोतना क्या कहलाता है, जुताई करना कहलाता है। और ये किससे करते हैं इसको, तो इसके लिए पाटल एक तरह की मतलब औजार है समझो, और खेतों को जुताई करने से पहले उसमें पानी भी देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है, और बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, और बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने मिट्टी तैयार कर ली। अब देखते हैं कि हमको कौन कौन से औजार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो औजार हैं वो मतलब फ्रेंड्स, अच्छी उपज के लिए जो बुआई करने से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए बहुत सारे औजार जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर इसमें से प्रमुख औजार हैं। तो हल और कुदाली के बारे में तो आप जानते ही हो, ये कल्टीवेटर के बारे में जानते हैं। चलो, तो कल्टीवेटर क्या होता है, तो आपने ट्रैक्टर के पीछे में जो कांटेदार एक लगा हुआ करंट देखा होगा, तो वह उसी को कल्टीवेटर कहते हैं, और ये ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है, और उसी के द्वारा मिट्टी को जोता जाता है। ठीक है, तो इससे मतलब हमारा पैसा और समय दोनों बच जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है बुआई। तो अब हम बुआई के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हमने अब मिट्टी तैयार कर ली, अब हम बुआई शुरू करेंगे। ठीक है, तो बुआई फसल उत्पादन का एक इम्पॉर्टेंट
दूसरा प्रोसेस है समझो, तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। मतलब जो अच्छे गुणवत्ता और अच्छी किस्म के बीज होते हैं उनको अलग किया जाता है, और जो अच्छी किस्म के बीज हैं वो स्वस्थ, साफ एवं स्वस्थ बीजों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो स्वस्थ और अच्छे बीज होते हैं उन्हीं को बोकर अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। तो अब देखते हैं बीजों का चयन कैसे किया जाता है। तो बीजों के चयन के लिए मतलब कुछ जो बीज हैं उनको पानी में डालकर देखा जाता है, और जो क्षतिग्रस्त मतलब ख़राब बीज होते हैं वे हल्के और खोखले होते हैं अंदर से, तो उनमें उनको जल में डालने पर वो तैरते रहते हैं। ठीक है, और ये एक मतलब ख़राब और अच्छे बीज की पहचान करने के लिए एक बहुत अच्छी विधि है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए मतलब जो बुआई है उसके लिए परंपरागत औजार, मतलब पहले के ज़माने में क्या औजार यूज़ किया जाता था, तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के लिए एक कीप के आकार की मतलब ऊपर में कीप जैसे आकार की होती थी, उसमें पाइप लगा होता था जो कि हल के साथ अटैच होता था। तो और जो बीज है उनको कीप के अंदर डाल देते थे, और ये जो निकले सिरा होता था उसका वो पाइप से गुजरकर मिट्टी में, मतलब मिट्टी को भेद कर मिट्टी में बीज जो है वो चले जाते थे। ठीक है, तो ये तो हुआ परंपरागत तरीका। अब उसके बाद आई सीड ड्रिल, मतलब जो एक मशीन है उसके द्वारा बीजों को ज़मीन में डालना। तो ट्रैक्टर चलित सामान दूरी एवं गहराई पर बीजों की बुआई होती थी, मतलब समान दूरी पर, मतलब ये ट्रैक्टर में फंसाकर यूज़ किया जाता है इसको, जो सीड ड्रिल है उसको। और इससे क्या होता है, तो मतलब इसके द्वारा जो बीज है वो मतलब एक समान दूरी पर और एक समान गहराई पर चले जाते हैं बीज, और मतलब बुआई के बाद बीज को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे कि जो मतलब चिड़िया वगैरह हैं वो उनसे जो नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, और सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से इससे भी समय और पैसे की बचत होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं पीछे 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। फ्रेंड्स हमने बीज की बुआई भी कर ली, अब हम खाद के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कैसे खाद हैं जो डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं उसी को खाद बोलते हैं। तो मिट्टी फसल को मतलब खनिज पदार्थ प्रदान करती हैं, और ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। और कुछ क्षेत्रों में मतलब किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं, कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ते। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो मतलब कम होते जाते हैं, और लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है, और इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान जो है खेत में खाद देते हैं, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो यही खाद देना कहलाता है। ठीक है, और मतलब अगर पेड़ पौधों को सही तरीके से खाद न मिले तो पेड़ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और ये खाद जो है वो एक कार्बनिक और जैविक पदार्थ है जो कि पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अपशिष्ट मतलब उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और किसान जो है पेड़ पौधों और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं, और इसका अपघटन होने के लिए उनको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं। तो अपघटन किसके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और जो अपघटित पदार्थ है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था जो कि केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है ना। तो ये भी एक जो वर्मी कंपोस्टिंग से जो खाद बनता है वो क्या होता है, वो जैविक खाद कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे उर्वरक के बारे में। उर्वरक क्या होते हैं, तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। फ्रेंड्स, जो जैविक खाद है उनको बड़े बड़े गड्ढों में पेड़ पौधों को के पत्तों को या फिर जो सड़ने गलने वाले पदार्थ होते हैं उनको सड़ाकर जैविक खाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो ये उर्वरक है उनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सुपर फास्फेट, पोटास, जिसको NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि
जो NPK है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का परसेंटेज कितना कितना होता है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो ये जो उर्वरक हैं वो क्या होते हैं, तो इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। और फिर भी फ्रेंड्स, जो ये उर्वरक है उनकी अत्यधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। और ये जल को भी प्रदूषित करता है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमको उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद है उनका भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और दो फसलों के बीच में कुछ समय के लिए जो खेत हैं उनको खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि जो खेत हैं वो भी थोड़ी देर आराम कर सके, है ना। और खाद के उपयोग के लिए मिट्टी के गठन और जल की अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती, मतलब मिट्टी में खाद अच्छी डलेगी तो वो वहाँ पर जल अवशोषण और जो मतलब मिट्टी के गठन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सुधरेगा। ऐसे मिट्टी सभी पोषक तत्वों से पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके लिए फसल चक्रण का भी यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एक फसल धान की ली तो दूसरी फसल लेग्यूमिनस पौधे, मतलब जिनमें क्या पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनका एक फसल लेना चाहिए, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसी को एकांतर क्रम में फसल उगाना कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले उत्तर भारत में किसान मतलब फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा दूसरी ऋतु में गेहूँ उगाते थे, ठीक है। तो इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का मतलब पुनः चक्रण होता था और किसानों को इस पद्धति को मतलब अपनाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, है ना। तो ये कहाँ पर होते हैं, तो ये लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में ग्रेन्यूल्स के मतलब बनाकर वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि खाद के लाभ क्या हैं। तो मतलब पहला है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब मिट्टी को में जल अवशोषण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, मतलब उनमें जो वायु और जल की प्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगी, भुरभुरी होंगी तो मृत जीवाणुओं की संख्या में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, जैसे कि केचुए वगैरह हैं, है ना। और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर सुधर जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 1.6, पौधों में लगभग 90% जल होता है। तो हमें सिंचाई के बारे में जानना है। हमने मतलब फसल भी बो दिया, खाद भी डाल दिया, अब हम सिंचाई के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों के फूल, फल और बीज में वृद्धि और उसको बड़ा होने के लिए जल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पौधों की जड़ों द्वारा जल का मतलब अवशोषण होता है। इसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी वो अवशोषण करते हैं, जो कि हमने ऊपर देखा उर्वरक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि पौधों में लगभग 90% जल होता है, ठीक है। और ये जल क्यों आवश्यक है उसके लिए, तो जैसे कि बीज है उसका अंकुरण शुष्क अवस्था में नहीं हो सकता, है ना। और ये जल में घुले हुए पोषक हैं उनका स्थानांतरण पौधों में मतलब एक भाग से दूसरे भाग में जल के माध्यम से ही होता है ना। और ये फसल की मतलब पाला पड़ना, जानते हो आप, पाला पड़ना, लू चलना, हवा, गर्म हवा बोलते हैं जिसको, इससे रक्षा करते हैं, ठीक है। जो स्वस्थ फसल है उनकी वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उनको जल देना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और फ्रेंड्स, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। तो सिंचाई का समय क्या है, तो इसका समय मतलब जैसे कि 2 दिन 4 दिन में सिंचाई करनी ज़रूरी होती है, जैसे कि वहाँ पर की मिट्टी होती है और वहाँ का सीजन जिस तरह से होता है उसके हिसाब से वहाँ पानी डाली जाती है। गर्मी में पानी डालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक होती है ना। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि मिट्टी और जो पत्ती हैं वो जल वाष्प के द्वारा पानी की उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में उनको पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। तो कुएँ, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर, ये सब क्या हैं, तो ये सब
सिंचाई के स्रोत हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या क्या हैं, मतलब पहले के लोग किस तरह से सिंचाई करते थे। तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी इसका, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मोट घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट मतलब उत्तोलक तंत्र, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग, जिससे चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं डायग्राम ही दिखा देती हूँ, उसे समझेंगे हम। तो ये डायग्राम किसका है, तो ये मतलब पारंपरिक स्रोत, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत। ये देख रहे हो आप, ये मोट या घिरनी कहलाती है। इसमें कुओं से इस घिरनी के द्वारा पानी निकालकर पेड़ पौधों को दिया जाता है। ये है एक चेन पंप, तो इसमें भी एक व्हील टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको इधर से खींचा जाता है किसी जानवर के द्वारा, और यहाँ पर जो बर्तन या जो भी बंधा होता है जिससे पानी निकल के इसमें बह के आता है और यहाँ से खेतों में जाता है। ठीक है, और ये हुआ ढेकली, मतलब इधर एक वजन लटका होता है और इसको जब नीचे किया जाता है तो ये बाल्टी पानी से भर जाती है, फिर ऊपर करके निकाला जाता है। और ये है रहट, तो ये भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पर बर्तन बंधे हुए हैं जिसमें पानी मतलब बाहर निकलता है। और ये जो रहट है इसको बैल द्वारा या फिर खुद आदमी इसको चला के पानी निकालते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या क्या हैं। हमने जो मोट है, चेन पंप है, ढेकली है और रहट है, ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब नए ज़माने की बात क्या है, तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। तो आधुनिक विधियों में क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें जल की उपयोग करने की मतलब इसमें जल व्यर्थ नहीं जाता है ना। और इसमें पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ छिड़काव विधि द्वारा किया जाता है। बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी। आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो यहाँ कुएं में एक मोटर लगी हुई है और ये पाइप है। इस पाइप के द्वारा पानी खेतों में जा रहा है और यहाँ पर छोटी छोटी और पाइपें लगी हुई हैं, और इन पाइपों में जो आप ये देख रहे हो गोल गोल, तो ये क्या है, ये नोज़ल है। और ये नोज़ल जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, और घूमने से जो इधर से पानी खींच के इसमें आती है और ये नोज़ल घूमते हुए पेड़ पौधों में पानी, मतलब जैसे कि बरसात होती है ना, बारिश होती है तो बूंद बूंद छिड़काव होता है पौधे पर, तो सेम उसी तरह से जैसे कि वर्षा हो रही हो उसी तरह से ये पानी जो है पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, और इससे मतलब पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है, और जिस जगह पे पानी की कमी होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और बलुई मिट्टी, मतलब बलुई मिट्टी उसमें पानी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र मतलब नाम से ही पता है, ड्रिप मतलब बूंद, जिससे इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। तो फ्रेंड्स इस विधि में भी पानी की बहुत एक एक बूंद का यूज होता है ना। फलदार पौधे, बगीचों और वृक्षों को पानी देने के लिए यह बहुत अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और पानी बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है ना। और ये भी जो पानी की कमी वाली जगह है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। फ्रेंड्स जो खेत हैं उनमें खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। फ्रेंड्स जो खेतों में फसल के साथ, जैसे धान की फसल के साथ, गेहूं की फसल के साथ जो अवांछित पौधे हैं उन्हीं को खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, और ये खरपतवार क्या करते हैं, तो ये जो जल है, पोषक है और सूर्य की प्रकाश है, मतलब हर चीज़ों के लिए फसल से ये कंपटीशन करते हैं। ठीक है, और मतलब खुद ही सबको ले लेते हैं। जो हमारी फसल है वो कमज़ोर रह जाती है इसके कारण, है ना। और पेड़ पौधे जो फसल है वो बढ़ नहीं पाते हैं, और कुछ जो खरपतवार हैं वो कटाई में भी मतलब उनका प्रभाव पड़ता है, बाधा डालते हैं, और कुछ तो मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, तो खरपतवार को हटाने और उनकी जो ग्रोथ है उनको रोकने के लिए किसान कई तरीके अपनाते हैं। और फसल को उगने से पहले खेत को जोताई करना, ये और खरपतवार को उखाड़ना और हटाना
ये भी एक प्रोसेस है और इससे खरपतवार पौधे जो हैं सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा समय हाँ, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई मतलब उसको उखाड़ फेंकना। ठीक है, और खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। फ्रेंड्स, जिस समय हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई रहती, उसमें पुष्पन होने से पहले और बीज बनने से पहले खरपतवार को हटाना मतलब सही समय है। ओके, और यह जो कार्य है वो खुरपी या हैरो के द्वारा किया जाता है। खुरपी और हैरो आप जानते ही होंगे। और कभी कभी रसायनों के उपयोग द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है खरपतवार को हटाने के लिए। इससे मतलब फसल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो खरपतवार हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए स्प्रेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्प्रेयर से पानी के साथ उस केमिकल को मिला लिया जाता है और खेतों में छिड़का जाता है। ठीक है, और फ्रेंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसके लिए पुष्पन और बीज बनने से पहले खरपतवार नाशी होता है, उसका छिड़काव किया जाता है। और ये क्या होते हैं, तो 2,4-D ये एक रासायनिक पदार्थ है जिसका छिड़काव खेतों पर किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो रसायन है इनका जो खेतों में छिड़काव करते हैं जो किसान, तो उनके लिए भी वो हानिकारक होता है। क्यों होता है, क्योंकि छिड़काव करते के समय उनके मुंह और नाक से वो मतलब उनके फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जो कि उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए छिड़काव करते समय। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है 1.8 कटाई। फ्रेंड्स हमारा फसल भी बढ़ गया, हमने खरपतवार भी नष्ट कर दिया। अब हम फसल की कटाई करेंगे। ठीक है, तो फसल की कटाई मतलब अब फसल हो गया तो उसको तो काटना ही पड़ेगा, इसीलिए तो हमने खेती की है ना। तो फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक है, अब कटाई के समय या तो पौधों का खींच कर उखाड़ लेते हैं या उसको जो ज़मीन के पास से उसको काट लेते हैं। ठीक है, और एक कोई भी अनाज है उसको पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक, और फ्रेंड्स हमारे देश में जो है मतलब जो छोटे किसान हैं वो दराती की सहायता से हाथों के द्वारा इन फसलों को काटते हैं, है ना। और जो बड़े किसान हैं वो हार्वेस्टर के द्वारा फसलों की कटाई करते हैं। तो हार्वेस्टर क्या होता है, तो ये भी एक बड़ी मशीन है। ठीक है, और फसल को काटने के लिए मतलब फसल से बीज और दाने भूसे को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको थ्रेशिंग कहते हैं, है ना। और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग ये दोनों कंबाइन मशीन होते हैं, है ना। आपने देखा होगा थ्रेशर मशीन, है ना, हार्वेस्टर मशीन देखा होगा। तो जो छोटे किसान हैं, जो छोटे किसान जो हैं वो क्या करते हैं, तो फसल को काटने के लिए वो मतलब फटक कर या विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। मतलब काटने के लिए नहीं, उसको दाने को अलग करने के लिए विनोइंग का यूज़ करते हैं। मतलब उसको ज़मीन पर पटकते जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था इसके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अब हमने कटाई भी कर ली, है ना। किसान जो होते हैं 3-4 महीने बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, उसके बाद कटाई का समय आता है तो वो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है ना। उनको अपने खेत की लहलहाती फसल जो होती है उनको खुशी से भर देती है ना। और अब ये समय जो है उनके लिए थोड़ा आराम का भी होता है। इस समय वो खुशी भी मनाते हैं क्योंकि पिछले समय उन्होंने जितना भी मेहनत किया उसका फल मिलता है उनको, है ना। और भारत के बहुत से भागों में जैसे कि कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली
नबान्या और बिहू ये जुड़े हुए हैं, है ना। भारत के जो किसान हैं फसल कटाई के बाद ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पोंगल साउथ में मनाया जाता है, जो पंजाब साइड है वहाँ पर बैसाखी मनाई जाती है, होली तो हर जगह मनाई जाती है, दिवाली भी, और ये शायद नाबान्या महाराष्ट्र में मनाई जाती है, बिहू तो आसाम की है ना। तो ये सारे पर्व खेती के बाद मतलब खेती से जुड़े हुए भी हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 1.9 है भंडारण। अब हम मान लो हमने फसल भी कटाई कर ली, अब उसको आई भंडारण करने की बारी। तो फ्रेंड्स जो फसल है उसके दानों को बहुत अधिक समय तक हमको रखना हो तो उनमें नमी, उनको कीड़ों से बचाना, चूहों और जो सूक्ष्म जीव है उनसे उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है ना। जो ताज़ा फसल होती है उनमें बहुत अधिक नमी की मात्रा होती है, और इसको जो ताज़ा कटी फसल है उसके दानों को सुखाए भी नहीं भंडारित करें तो वो ख़राब हो जाएंगे, है ना। जीवों के द्वारा उनमें मतलब वो जीवों के द्वारा ख़राब कर दिए जाएंगे, उनकी अंकुरण क्षमता भी नष्ट हो जाएगी। तो भंडारण से पहले दानों को धूप में बहुत सुखाना पड़ता है, और जिससे उनकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है और उनको कीट और जैसे कि जीवाणु है, कवक है, उनसे सुरक्षा मिल जाती है। और जो किसान है वो अपनी फसल को भंडारण के लिए जूट के बोरे का यूज़ करते हैं या फिर धातु के बड़े पात्र जिनको बीन बोला जाता है उसमें करते हैं। परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े किसान हैं या फिर बड़ी बड़ी राइस मिल वगैरह हैं वहाँ पर इनको साइलो और भंडारण गृहों में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। और इनको मतलब कीटों से या सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इनमें नीम की सूखी पत्तियाँ और कुछ रसायनों द्वारा सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा है 1.10 जंतुओं से भोजन। फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम मतलब अपने मतलब भोजन के लिए हम पेड़ पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं, है ना। दोनों से हमको खाद्य पदार्थ मिलते हैं। और जो समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो मछली उनका मुख्य आहार है ना। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पौधों से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसके बारे में हमने जाना कि हम पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं से किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमने ये भी जान लिया कि बीजों का चयन, बुआई ये सब किस प्रकार से होता है, घर और मतलब उसको स्टोर किस तरह से करते हैं। और अब हम जानेंगे कि जंतुओं से भोजन मतलब जो घरों में अथवा फार्मों पर पालने वाले पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। आप जानते हो पशुपालन क्या होता है? तो पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाता है। अगर इसको छोटे घरों में पाला जाए तो इसको मतलब घर में ही पशुपालन बोला जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े फार्मों में बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है, जैसे कि हमने भेड़ों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो और हम जानते हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधों से हमको भोजन प्राप्त होता है उसी तरह से कई जंतु उत्पाद भी हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो रबी तथा खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती हैं? पहला क्वेश्चन है ये किस माह में बोई जाती हैं रबी और खरीफ फसल, इसको बताना है आपको। और 5 फसलों के नाम भी बताना है, 5 रबी की फसल और 5 खरीफ की फसल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि PDF चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं अगर इतना मेहनत कर सकती हूँ नोट्स बनाकर, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए और कम से कम जो मेन पॉइंट है, इतना अच्छे से नहीं तो कम से कम जो मेन पॉइंट है उसको तो लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप PDF से ही पढ़ो, आप जितना मेहनत करोगे ना आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। और ये तो छोटी छोटी क्लासेस की मतलब छोटी छोटी बातें हैं, आपको तो अभी बहुत आगे की बड़े बड़े क्लासों के चैप्टर्स भी पढ़ेंगे हम, तो उस टाइम भी मतलब अगर आप नोट्स बनाना शुरू करोगे तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। ओके, तो फ्रेंड्स आप भी नोट्स बनाइए, कम से कम एक रफ़ कॉपी में ही लिख लिया कीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको
ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।